वेस्ट एशिया में एक ऐसी जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट सामने आ रही है जो अगर कंफर्म होती है तो पूरी रीजनल सिक्योरिटी इक्वेशन को चेंज कर सकती है। सऊदी अरेबिया, टर्की और पाकिस्तान ने जो मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट बनाया है उसमें अब ईरान को भी इंक्लूड किए जाने की रिपोर्ट्स आ रही हैं। अल मायादीन ने एक सीनियर ईरानियन ऑफिशियल के हवाले से यह क्लेम किया है, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट, अभी तक ईरान, सऊदी अरेबिया, टर्की या पाकिस्तान ने ऑफिशियली इस इनविटेशन को कंफर्म नहीं किया है। लेकिन अगर ईरान को वाकई इनवाइट किया गया है और तेहरान इस ऑफर को एक्सेप्ट करता है तो ये वेस्ट एशिया के लिए काफी बड़ा स्ट्रेटेजिक शिफ्ट होगा। और आज के वीडियो में करेंगे इसी पर बात। मैं हूं विशाल उपाध्याय और आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। पहले पैक्ट को समझिए। 7 अगस्त को सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, टर्किश प्रेसिडेंट एर्दोगन और पाकिस्तान की पीएम शहबाज शरीफ ने यह डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया। बेसिक प्रिंसिपल यह है कि अगर इन 3 कंट्रीज में से किसी एक पर आर्म्ड अटैक होता है तो उसे बाकी मेंबर्स पर अटैक के रूप में ट्रीट किया जाएगा। इसी वजह से कंपैरिजंस नेटो से होने लगे, लेकिन इसे अभी इस्लामिक नेटो कहना थोड़ा प्रीमेच्योर होगा। नेटो के पास डेकेड्स ओल्ड इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर, इंटीग्रेटेड मिलिट्री कमांड और एस्टैब्लिश्ड डिफेंस मैकेनिज्म्स हैं। मक्का पैक्ट अभी उस लेवल का अलायंस नहीं है। इसको बेटर समझिए एज अ रीजनल सिक्योरिटी अरेंजमेंट, जहां सऊदी अरेबिया, टर्की और पाकिस्तान अपने कलेक्टिव डिटरेंस और मिलिट्री कोऑपरेशन को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं। और टाइमिंग भी इंपॉर्टेंट है। ईरान, इजराइल और यूएस के बीच टेंशंस, रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स और गल्फ में एनर्जी सिक्योरिटी कंसर्न्स के बीच सऊदी अरेबिया अपनी सिक्योरिटी के लिए सिर्फ एक्सटर्नल पावर्स पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहता। लेकिन ईरान को लाया क्यों जा रहा है? यही स्टोरी थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है। सऊदी अरेबिया और ईरान हिस्टोरिकली रीजनल राइवल्स रहे हैं। यमन, सीरिया, लेबनान और गल्फ पॉलिटिक्स में दोनों के इंटरेस्ट कई बार ऑपोजिट्स रहे हैं। लेकिन 2023 में चाइना की मीडिएशन के बाद सऊदी अरेबिया और ईरान ने डिप्लोमेटिक रिलेशंस रिस्टोर कर लिए। डिफरेंसेस खत्म नहीं हुए, लेकिन दोनों कंट्रीज ने यह जरूर रियलाइज किया है कि डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन का कॉस्ट बहुत हाई है। अगर इस चेंजिंग रिलेशनशिप के बैकग्राउंड में ईरान को मक्का पैक्ट में इनवाइट किया गया है तो इसका मतलब हो सकता है कि सऊदी ईरान राइवलरी को कंटेन करने के बजाय दोनों को एक ब्रॉडर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क में लाने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान यहां इंपॉर्टेंट ब्रिज बन सकता है। इस्लामाबाद के सऊदी अरेबिया, ईरान और टर्की तीनों के साथ रिलेशंस हैं। पाकिस्तान ईरान यूएस टेंशंस के बीच मीडिएशन का रोल भी प्ले करने की कोशिश कर रहा है। टर्की भी डिप्लोमेसी और डायलॉग को पुश कर रहा है। और एर्दोगन पहले ही कह चुके हैं कि यह अरेंजमेंट सिर्फ 3 कंट्रीज तक लिमिटेड नहीं है। दूसरे कंट्रीज फ्यूचर में ज्वाइन कर सकते हैं। अगर ईरान ज्वाइन करता है तो सबसे बड़ा चेंज यह होगा कि इस पैक्ट को सिर्फ सुन्नी मिलिट्री ब्लॉक कहना मुश्किल हो जाएगा। सऊदी अरेबिया और ईरान एक सुन्नी मेजॉरिटी किंगडम और रीजन की मेजर शिया पावर एक ही सिक्योरिटी फ्रेमवर्क में आ जाएंगे। थियोरेटिकली ये अलायंस सिर्फ डिटरेंस का मैकेनिज्म नहीं बल्कि रीजनल कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म भी बन सकता है। लेकिन प्रॉब्लम भी यही है। कलेक्टिव डिफेंस तब सिंपल होता है जब मेंबर्स अग्री करें कि एग्रेसर कौन है। अगर फ्यूचर में ईरान और सऊदी अरेबिया के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट किसी कॉन्फ्लिक्ट में क्लैश करते हैं तो पैक्ट किस साइड खड़ा होगा? यानी ईरानियन मेंबरशिप अलायंस को पॉलिटिकली स्ट्रॉन्गर बना सकती है, लेकिन मिलिट्री डिसीजन मेकिंग को और कॉम्प्लिकेटेड भी कर सकती है। अब इंडिया का एंगल। इंडिया के लिए वेस्ट एशिया की स्टेबिलिटी डायरेक्टली इंपॉर्टेंट है। सऊदी अरेबिया इंडिया का मेजर स्ट्रेटेजिक, एनर्जी और इन्वेस्टमेंट पार्टनर है। 2025 में पीएम मोदी की सऊदी विजिट के दौरान दोनों कंट्रीज ने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल को और स्ट्रेंथन किया, जिसमें डिफेंस, सिक्योरिटी, एनर्जी, इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी जैसे एरियाज कवर किए गए। दूसरी तरफ ईरान इंडिया के लिए कनेक्टिविटी के लिए इंपॉर्टेंट है। चाबहार पोर्ट इसका बिगेस्ट एग्जाम्पल है। इंडिया ने 2024 में चाबहार के शाहिद बेहिस्ती टर्मिनल के डेवलपमेंट और ऑपरेशन के लिए 10 ईयर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। चाबहार इंडिया को अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक एक ऑल्टरनेटिव रूट देता है जो पाकिस्तान पर डिपेंडेंट नहीं है। इसी ब्रॉडर कनेक्टिविटी विजन में इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर यानी INSTC भी इंपॉर्टेंट है। तो अगर ईरान सऊदी टेंशंस जेन्युइनली रिड्यूस होते हैं और गल्फ में मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन का रिस्क कम होता है, इंडिया को डायरेक्ट बेनिफिट मिल सकता है। स्टेबल शिपिंग रूट्स, रिलेटिवली प्रेडिक्टेबल एनर्जी मार्केट्स और ईरान के साथ स्मूदर कनेक्टिविटी, ये सब इंडिया के इंटरेस्ट में है। लेकिन पाकिस्तान फैक्टर इग्नोर नहीं किया जा सकता। मक्का पैक्ट में पाकिस्तान की प्रेजेंस इंडिया के लिए एक कॉम्प्लिकेशन है। अगर ईरान भी ज्वाइन करता है तो पाकिस्तान का वेस्ट एशिया में डिप्लोमेटिक फुटप्रिंट और स्ट्रांग हो सकता है। टर्की और पाकिस्तान की ग्रोइंग डिफेंस टाइज भी इस इक्वेशन को इंटरेस्टिंग बनाते हैं। लेकिन इंडिया के पास एक मेजर एडवांटेज है। इंडिया को किसी एक कैंप को चूज करने की जरूरत नहीं है।
रियाद के साथ इंडिया के इंटरेस्ट एनर्जी, इन्वेस्टमेंट और गल्फ इकोनॉमी से जुड़े हैं। तेहरान के साथ चाबार और सेंट्रल एशिया कनेक्टिविटी इंपॉर्टेंट है और यूएस और इजराइल के साथ इंडिया के अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स हैं। इसलिए इंडिया के लिए बेस्ट अप्रोच यही होगी कि रीजनल डीएस्केलेशन को वेलकम करे, लेकिन किसी रीजनल ब्लॉक का पार्ट ना बने। अल्टीमेटली अब ईरान की इनविटेशन की ऑफिशियल कंफर्मेशन भी नहीं हुई है, इसलिए इसे वेस्ट एशिया का नेटो डिक्लेयर करना जल्दी होगा। लेकिन अगर तेहरान जेन्युइनली इस फ्रेमवर्क में आता है तो स्टोरी सिर्फ एक डिफेंस पैक्ट की नहीं होगी, यह सिग्नल होगा कि वेस्ट एशिया के पावरफुल कंट्रीज अपनी सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को खुद रीडिजाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। और इंडिया के लिए यह चेंज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रियाद और तेहरान के बीच अगर राइवलरी कम होती है तो उसका इंपैक्ट दिल्ली की एनर्जी सिक्योरिटी, ट्रेड रूट्स, चाबार और सेंट्रल एशिया स्ट्रेटेजी तक जा सकता है। आपका क्या कहना है इस पूरी डेवलपमेंट पे? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे तमाम वीडियोस के लिए देखते रहिए इंडिया टीवी।